ओके, सो दिस इज द पार्ट 3 नाउ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, क्या देखना है हमें बेसिकली, यहाँ पे हम बायट-सेवर्ट्स लॉ देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर एम्पियर्स लॉ वगैरह आएगा और डिस्कशन गोज ऑन। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एक करंट कैरिंग वायर के बदौलत, वो निकालने का फॉर्मूला बायट-सेवर्ट्स लॉ ने हमें बताया। ठीक है, क्या कहता है बायट-सेवर्ट्स लॉ, देखो गौर से सुनना। 1820 में कुछ बताया था इन्होंने, बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी हम 2021 में भी इसे पढ़ रहे हैं। सो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल, आएंगे इस आई डी एल के बारे में, इडली नहीं है वो, आई इंटू डी एल है तो इडली समझ के भूख लग जाएगी। एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, मतलब ये कोई एक्सप्रेशन इसने दिया, ये कहाँ से आया नहीं उसकी चिंता नहीं, उसने लाया कहाँ से उसकी चिंता नहीं हमें, बस यहाँ से आगे कैसे करना है उसकी हमें चिंता है। ठीक है, सो उसने कुछ बोला, क्या बोला कि कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है, मतलब वायर है, उसमें से छोटा सा एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस करंट एलिमेंट, कहाँ है एलिमेंट सर बताओ ज़रा, ये हमारा करंट एलिमेंट है। सो ये अगर मेरा करंट एलिमेंट है इतना, इसके बदौलत इस पी पॉइंट पे समवेयर एनीवेयर सराउंडिंग में, वायर के सराउंडिंग में समवेयर हियर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, या कहीं हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कहीं यहाँ निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे हमने निकाला पॉइंट पी पे, मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर, पोजीशन वेक्टर उसका आर गिवन है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो, हमने डी बी लिखा है। ठीक है, और डी बी के नीचे दिख रहा है कैसे क्रॉस किया है, मतलब यहाँ पे उसका डायरेक्शन भी बताया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमने यहाँ बताया है। ओके, अच्छा, सो ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, अभी करंट एलिमेंट क्या है, इसकी जो लेंथ हमने ली है और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में इसकी हमने लेंथ ली, मतलब इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। सो करंट इनटू ये जो लेंथ है उसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। पहले भी हमने पढ़ा था करंट एलिमेंट, पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट लेंथ एंड द करंट, सो कंबाइंडली से कहेंगे करंट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मूला में डालेंगे ये सभी चीज़ें, इंटीग्रेट करेंगे और एज पर सिचुएशन हमें अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएंगे। क्या क्या आंसर मिलेंगे हम देखेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। हम स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण जिसके अंदर से ऑब्वियसली करंट फ्लो होना चाहिए, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, सेमी इनफाइनाइट होगी, ऊपर से काफ़ी इनफाइनाइट है और नीचे फाइनाइट है, किसी भी लोकेशन पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन उसके ऊपर से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं इंट्रोड्यूस करके देता हूँ कि व्हाट इज़ आइडियल, अभी जस्ट हमने बात की, आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट है, करंट इनटू लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल सी बात है। आर क्या है, सो हमने किसकी पहचान की अभी जस्ट, हमें आई से मुलाकात होगी, डीएल हमें पता चला। ठीक है, ये आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज नथिंग बट आवर पोजीशन वेक्टर, सो आर इज नथिंग बट आवर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब करंट एलिमेंट से इस पी का कितना डिस्प्लेसमेंट है वो होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है हमने, यहाँ पे क्या लिया है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि डीएल वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और जो हमारा आंसर है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों खिलाड़ी हैं दीज आर स्केलार्स। ठीक है, करंट को हम स्टडी के लिए स्केलार मान कर चलते हैं। यस, ओके, तो यहाँ पे ये टर्म जो देख रहे हो ये तीनों तो हो गए, राइट। नीचे आर क्यूब, वो डिस्टेंस है, जो आर पोजिशन वेक्टर है उसका ही मैग्नीट्यूड आर क्यूब है, उसका डिस्टेंस है वो। ठीक है, डिस्टेंस का क्यूब कर दिया है। ठीक, अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो यू कैन राइट आइडियल इनटू साइन थीटा। ठीक है, यस। नाउ व्हाट इज दिस म्यू नॉट, व्हाट इज दिस 4 पाई, 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, व्हाट इज दिस न्यू नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, यहाँ पे क्या हम मैग्नेटिक फील्ड के यूज करेंगे, न्यू नॉट, न्यू न्यू एन न्यू, न्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, न्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, आगे के स्लाइड में मैंने उसको बताया, पहले थीटा जान लेते हैं। ये जो थीटा, ये थीटा किसके बीच में एंगल होगा बच्चों, बता सकते हो,
यहाँ पे देखते हुए बता सकते हो थीटा किसके बीच में एंगल होगा? एंड पोजीशन वेक्टर, राइट। सो वो जो एंगल थीटा होगा यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे, दैट एंगल वुड बी दिस थीटा, ठीक है। करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जो अपने करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, उनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा। ओके, दैट्स द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट, लिखा भी है एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओके, फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते, अपने हाथों से लिख लेते हैं फॉर्मूला। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर, क्रॉस डी एल नहीं लिखोगे, डी एल क्रॉस आर ही लिखोगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सी टर्म पहले लिखते हो वो महत्वपूर्ण होता है, अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अभी बातें बाकी है इसके बारे में, न्यू नॉट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। सो फाइनली वी हैव दिस फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में लिखो या तुम यहाँ पे इस टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ गौर करना, मैंने पीछे वाले स्लाइड में ये फॉर्म लिखा था, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है। और जब मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा इसको, तो नीचे देख सकते हो, नीचे मैंने आर स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे क्या था, आर क्यूब। सो ये कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, इसको हम ये स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द सेम लाइक कि अपन ने ये किया था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, में रिलेशन बता रहा हूँ, हमने ये कहाँ पढ़ा था ऐसा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और आर यूनिट वेक्टर हमने ऐसे ही लिखा था कूलम्स लॉ को, ठीक है। नीचे आर क्यूब लिखा था क्योंकि हमने यहाँ पे फुल वेक्टर के फॉर्म में इसे लिखा था, यहाँ पे फुल वेक्टर आया था। जब हमने इसको स्केलर फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा था बच्चों, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो वैसे ही प्रकार से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर नीचे एक बार आपने आर क्यूब लिखा, एक बार हमने आर स्क्वायर लिखा। अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे उसको, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में, तो नीचे आर क्यूब आएगा, और जब अपन स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलो वो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और क्लैरिटी आ ही जाएगी, बस यहाँ पे अभी फोकस करना। चलो, तो फॉर्मूला लिखने के बाद हमने अभी बात करनी है कि इसका यूनिट क्या है। पहले हमने जान लिया था मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यू नॉट क्या है, इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ही था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। ये न्यू नॉट किसके लिए यूज़ करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ करेंगे। सो ये परमिटिविटी है मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब परमिशन कितनी मिलेगी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को उसकी फील्ड फैलाने में, ठीक है। अच्छा, उसकी कुछ वैल्यू होती है, न्यू नॉट की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि ये फ्री स्पेस के लिए डिफाइंड है। ज़्यादातर फ्री स्पेस की ही बात करेंगे, कोई मीडियम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पूछेगा भी नहीं। तो उसकी वैल्यू हम याद रखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये उसका ऐसा यूनिट हुआ। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ बायोट-सेवर्ट्स लॉ का, जहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मूला क्या है। एक तो हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में न्यू नॉट बाय 4 पाई, दोनों जगह पे न्यू नॉट बाय 4 पाई, न्यू नॉट बाय 4 पाई सेम है, बस अंतर यहाँ पे आ रहा है ये वाली टर्म में, यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। याद रखने का सिंपल तरीका, ऊपर अगर दो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो नीचे क्यूब लिखना, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हो तो नीचे आर स्क्वायर लिखना, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम केस करते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ को लेते हुए, हम अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेट करंट कंडक्टर के लिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फाइंड आउट की थी उसी प्रकार का इसका कुछ डेरिवेशन आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी इस पॉइंट पी पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड रॉड, ऐसे चार्ज्ड रॉड था, वन डायमेंशनल रॉड था पॉजिटिव, तब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। वैसे ही हम अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस बार हमें उसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। वहाँ पे डायरेक्शन सिंपल था, पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रॉड हम आउटवर्ड कह सकते थे, निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, करंट जब ऊपर जा रहा है
तो P पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? मतलब दो बातें हमें करनी है, एक तो फॉर्मूला हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे हम थ्रू द डेरिवेशन, और कुछ राइट हैंड रूल यूज करके उसका हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रोड मैप रहेगा, स्टेप बाय स्टेप अभी चलते हैं। ठीक है, सभी लोग रेडी है? आ गए हैं क्लास में पार्टिसिपेंट्स? क्लास में है बच्चे सभी? यस, ठीक है। चलो, तो हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी एक फाइनाइट रॉड है। फाइनाइट रॉड क्यों कहना? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी, और इसके अंदर से करंट ऊपर जा रहा है। ठीक है, किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर यहाँ पे और यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं। बैटरी कनेक्टेड होगी, हमेशा हम ऐसे दिखाएंगे नहीं कि ये बैटरी या पावर सोर्स से कनेक्ट है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। उतना हम अज्यूम करके चलते हैं, हाँ किसी पावर सोर्स से पीछे कनेक्टेड है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर विच इज एट अ पॉइंट पी, हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेकर आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और दूर लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर नज़दीक लेके जाएंगे तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। ठीक है, दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये भी हमें एक सेंस बनाना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है। सो एट अ डिस्टेंस आर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इस ए से हमने पी को जोड़ा और इस बी से हमने पी को जोड़ा। ठीक है, और यहाँ से हमने एंगल्स मेजर किए कि लेट्स से कि ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज थीटा 1, और नीचे क्लॉकवाइज थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है कौन? ये पी, इस रॉड करंट कैरिंग एलिमेंट के एंड पे। अच्छा ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे? बायोट सेवर्स लॉ से हमें क्या कहा था कि तुम एक एलिमेंट लेकर आओ। ठीक है, एक तुम करंट एलिमेंट लेकर आओ। तो करंट तो हमारे पास था, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट देखते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट के कारण ध्यान से सुनना, हमें कंप्लीट क्या करना है? इस वायर के कारण पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो फाइंड आउट करना है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लेंगे और उसके कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे, एक्सप्रेशन को फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली इस वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकल कर आएगी। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि एट अ डिस्टेंस y सिमिलर जो हमने वहाँ पे किया था सेम डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे एट अ डिस्टेंस y। ठीक है, हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं dy। ठीक है, सो एट अ डिस्टेंस y एक छोटा सा एलिमेंट हम dy कंसिडर कर रहे हैं। हम नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कहीं पे भी हमें लेना है। ठीक है, राइट। इस y को तुम x डिस्टेंस लेना चाहोगे तो x लिखो, यहाँ पे dx लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो ये जो dy एलिमेंट है लेंथ वेक्टर, वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है पी पे? तो मान लेते हैं वो डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली वो कम ही एंगल फॉर्म करेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल वो फॉर्म कर रहा है डी थीटा। ठीक है, अच्छा ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है तो ये यहाँ से और ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट मान लेते हैं हम है R0। एक चीज़ समझ लो, मैंने अभी कुछ कहा, यहाँ पे ये जो है डी वाई लेंथ काफ़ी छोटी है, काफ़ी छोटा लिया है। ठीक है, इट्स लाइक वेरी पॉइंट। ठीक है, लेकिन दिखाते वक्त हमने काफ़ी बड़ा दिखाया। तो अगर ये काफ़ी छोटा है तो इसके दोनों एंड्स की जो डिस्टेंस है एट पी वो हमने कंसिडर किया, वो है R0। ठीक है, ये लेंथ काफ़ी बड़ी होती तो ये जो ऊपर और ये जो नीचे का डिस्टेंस है वो अलग अलग होता। ठीक है, राइट। ओके, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम अब थोड़ा सा ज्योमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, बेसिकली ये जो ऊपर और ये नीचे की डिस्टेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओके, तो उसको ज्वाइन करके हम नाम दे देते हैं DL। ठीक है, अच्छा, तो हम अभी क्या करते हैं? हम अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड बायट सेवर्ट्स लॉ ने क्या कहा था? हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या फॉर्मूला था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का? μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो ये न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr² की टर्म एज इट इज यहाँ पे देख सकते हो। ओके ओके, अब ये डीएल एलिमेंट को क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, वो डीएल एलिमेंट यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, वो है dy, दिख रहा है यहाँ पे dy, तो हमने इसको लिखा ये dy। ठीक है, अभी इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल, अभी किसके बीच में एंगल चाहिए हमें, थीटा, हमारा करंट एलिमेंट और किसके बीच में, ये करंट एलिमेंट और ये पोजीशन के बीच में हमें एंगल चाहिए, राइट। सो हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ये करंट और ये इसके बीच में ये एंगल चाहिए। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा मान लिया था अपन ने, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से अपन आर नॉट की भी वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आर, तो इस ट्राइंगल से हमें आर नॉट की भी वैल्यू मिल जाएगी, आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 2-3 सब्स्टिट्यूशन किए हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड हम आगे चलेंगे, हमें रिजल्ट से ज़्यादातर मतलब है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ पे मुझे क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे डी वाई को सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे मुझे इस आर नॉट को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो डी वाई को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, तो डी वाई को मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया, ये वाला यहाँ देख सकते हो यहाँ पे, थ्रू दिस ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल से हमने डी वाई को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लगा दिया, सो डी वाई मुझे मिल गया डी एल अपॉन कॉस थीटा। आर नॉट को भी सब्स्टिट्यूट करना था, आर नॉट को कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ये वाले ट्राइंगल से मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो हमने एक्चुअली में 2 ट्राइंगल यूज़ किए, एक ये वाला ट्राइंगल हमने यूज़ किया जहाँ से हमने आर नॉट का सब्स्टिट्यूशन किया, और दूसरा ट्राइंगल हमें ये मिला जहाँ से हमने डी वाई का सब्स्टिट्यूशन किया। तो हमें मिल गया आर नॉट को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये चीज़, और डी वाई को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पूरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें फाइनली ये मिल रहा है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, देख सकते हो ना यहाँ पे ये वाली जो टर्म है न्यू नॉट आई अपॉन 4π, ठीक है, इंटू आई साइड में ले लिया, डी वाई को सब्स्टिट्यूट क्या किया है, डी वाई को सब्स्टिट्यूट हमने किया है डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आर नॉट के अंदर भी कॉस थीटा है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है। वो करने के बाद फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है न्यू नॉट आई अपॉन 4πr cos थीटा डी थीटा। ये तो डी भी मिल रहा है ना, मतलब बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट हमें तो टोटल वायर्स के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे बी मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में ये सभी चीज़ें कांस्टेंट है, उसको यहाँ पे बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ cos थीटा इंटू डी थीटा। ये देखो cos थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं θ1 से θ2 तक। अभी θ1 को माइनस क्यों लिया है, क्योंकि दोनों हम अपोजिट सेंस में मेजर कर रहे हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। और जनरली हमारा कन्वेंशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जनरली हम ऐसे एंगल मेजर करते हैं ना, मैंने कहा कि ये कितने एंगल पे है, तो तुम ऐसे जाओगे, तुम कहोगे सर ये 30 डिग्री है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा एंगल का हम पॉजिटिव लेते हैं, इसीलिए θ2 को पॉजिटिव लिया। θ2 क्लॉकवाइज है ना, देखो ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे एरो ऐसा दिखा देते हैं और ये ऊपर ऐसा एरो दिखा देते हैं। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली cos थीटा का इंटीग्रेशन पहले कर लिया, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा की लिमिट्स लगा दिया हमने, -θ1 और +θ2, वो पुट करेंगे तो साइन θ2 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा साइन θ1। सो फाइनली एक एक्सप्रेशन हमें मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है, साइन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr साइन θ2 प्लस साइन θ1। ठीक है, इसको कॉस के टर्म में भी कई बार हम इसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये साइन θ2 प्लस साइन θ1, तो एक बार गौर से देखना कहाँ से एंगल मेजर करोगे क्वेश्चन में जब पुट करोगे, यहाँ से, जहाँ पे वो पॉइंट P है वहाँ से एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और एक एंगल क्लॉकवाइज जाएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो
निगेटिव सब्स्टिट्यूट किया हमने, जो क्लॉकवाइज आएगा वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट किया, जो फाइनल रिजल्ट था वहाँ पे दोनों के दोनों एंगल्स हम पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका हम दूसरा फॉर्म देखते हैं। हम एक तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। हम क्या करते हैं अभी, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखना, इस ट्रायंगल में अगर ये θ1 है, दिस इज θ1 और ये 90 है, ठीक है। अगर मान लेते ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो क्या हम इसे ये कह सकते हैं, क्या ये एंगल को हम लिख सकते हैं क्या, θ1 को इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, ये अल्फा गिवन है, तो इस θ1 को क्या हम 90 डिग्री माइनस अल्फा लिख सकते हैं। सिमिलरली ये नीचे वाले ट्रायंगल में आते हैं। अगर ये बीटा है, ये 90 डिग्री है, क्या θ2 को अपन लिख सकते हैं क्या 90 माइनस बीटा, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ θ1 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 90 माइनस अल्फा, एंड इंस्टेड ऑफ θ2 विल सब्स्टिट्यूट 90 माइनस बीटा। सो साइन 90 माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन θ2 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 90 माइनस बीटा, तो साइन 90 माइनस बीटा कितना होगा, इट इज कॉस बीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन 90 माइनस अल्फा विल बिकम कॉस अल्फा, ठीक है। सो इस साइन θ2 को अपन ये लिख सकते हैं कॉस बीटा, θ2 को, हाँ, और साइन θ1 को कॉस अल्फा। सो बात की एक बात, ये एंगल्स गिवन है, वायर के थ्रू, वायर के पास से एंगल मेजर करोगे तो कॉस के टर्म में लिखना, जो पॉइंट है, पॉइंट के अक्रॉस अगर एंगल मेजर कर रहे हो तो इसको साइन के टर्म में लिखना, इट्स सिंपल, ठीक है। आया कैसे है, बस उसके प्रोसीजर के लिए मैंने ये सभी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। लास्ट वन मोर टाइम कंक्लूड करते हैं हम इसे। अभी कभी फाइनाइट वायर दिखी हमें, फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर के लिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा, फॉर्मूला पूछा, एंगल यहाँ से गिवन है, इस पी पॉइंट के पास से गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन के टर्म वाला फॉर्मूला यूज करना, साइन θ2 प्लस साइन θ1, ठीक है। और यहाँ से एंगल गिवन है, वायर के एंड से एंगल गिवन है अल्फा बीटा, क्वेश्चन में थोड़ी ना अल्फा बीटा गिवन होगा, 30 डिग्री गिवन होगा यहाँ पे, यहाँ पे 45 डिग्री गिवन होगा, तब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन θ1 प्लस साइन θ2 या कॉस θ1 प्लस कॉस θ2, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉस θ2 प्लस कॉस θ1 या कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ओके। चलो 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं, 2-3 पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं ना। ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, वो भी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये वही चल रहा है। 2 पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे ना होते हुए ये पॉइंट यहाँ पे है, लाइन पे है, ठीक है, इस वायर के एक्सिस पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी 0। यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, अलोंग द लाइन, लाइन के ऊपर या लाइन के एक्सिस के पास अलोंग होगा कोई भी पॉइंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो करेगा वायर वो होगी 0। सो फॉर अ पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर द फील्ड इज ऑलवेज 0। कहीं पे भी देखना है, यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ पे भी 0 होगी, यहाँ पे भी ये 0 होगी फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे या कहीं दूसरे पॉइंट पे, अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स विच आर ऑन द वायर, जो वायर पे पॉइंट्स है उनको छोड़ दो, अभी छोड़ दिया, कोई दूसरे पॉइंट्स पे देखते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या कहना चाहता है कि किसी भी पॉइंट पे अपार्ट फ्रॉम हियर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, द फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वायर एंड द पॉइंट। मतलब अगर मैं पूछूं यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में होगी, ठीक है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्लेन में होगी, कोई रूल मत पता नहीं हमें, लेकिन हम एक जजमेंट दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये वाई एक्सिस है और ये में एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस के अलोंग होगी, तो ये तो एक प्लेन हो गया, ये कौन सा प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या लाई कर रहा है, वायर भी, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट भी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। सो द फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वायर एंड द पॉइंट। ये वायर वाई एक्सिस में है,
पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ पे, इस पॉइंट पी पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी, या सॉरी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगी, या निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगी। वो हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, यस, ओके। तो करंट वाई एक्सिस में है, पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो फील्ड पॉजिटिव या निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग होगी। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट दिस बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सो राइट हैंड थंब रूल सीखते हैं, उसके पहले तुम लोग ये लिख लो और फिर मैं राइट हैंड थंब रूल बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात चल रही थी। तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्या कहता है राइट हैंड रूल ये हम पता कर लेते सबसे पहले, और इससे भी मैं आसान तरीका बताने जा रहा हूँ अभी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी ग्रास द कंडक्टर इन द पाम, मतलब कंडक्टर को हम हाथ में पकड़ेंगे जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा इमेजिन करना है, जाके पकड़ना नहीं किसी कंडक्टर को, है ही नहीं एक्चुअली में हमारे पास। ओके, सो राइट हैंड में हम इसको पकड़ेंगे कंडक्टर को, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम हमारा थंब पॉइंट करेंगे। देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्ल, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा किताबों में लिखा होगा, लेकिन हम ये फॉलो नहीं करेंगे, इससे भी आसान तरीका में बताता हूँ। ठीक है, हमें जो यूज़ होगा उतना ही बताएंगे, बाकी बुक किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, कन्फ्यूजिंग चीज़ें लिखी होती है, इसलिए तो स्टार्टिंग में हम एनसीईआरटी रीड करना अवॉइड करते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से कि करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कहीं पॉइंट पी है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, वायर की एक लेफ्ट हैंड साइड है, वायर की राइट हैंड साइड है, बाकी सब भूल जाओ, ये रीड भी मत करो, ये भी मत देखो, ये कुछ भी मत देखो, सब भूल जाओ, यहाँ पे फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं हम, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कहा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताओ। तो हमने देखा यार ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सर ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब इसका आंसर होगा डॉट, नहीं तो क्रॉस। डॉट का मतलब क्या होता है, कोई समझाए मुझे, डॉट का मतलब क्या होता है, इन टू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, क्या होता है मतलब। सो मतलब ये बाहर की तरफ है। ठीक है, क्रॉस मतलब क्या है, अंदर की तरफ, तुम्हारे स्क्रीन के अंदर जा रही, निगेटिव जेड एक्सिस, यू कैन से निगेटिव जेड एक्सिस, बाहर मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, क्या करना, तुम लोग खुद करके देखो, मैं बताऊंगा तो ये स्क्रीन का मिरर के वजह से वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तुम लोग खुद करके देखना, मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, कोई चिंता नहीं, समझ में आएगा, इट्स वेरी सिंपल। टेक योर थंब, राइट हैंड लो। ठीक है, टेक योर राइट हैंड, लिया राइट हैंड। ठीक है, क्या करो अभी, थंब करो, थंब, टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लिया। ठीक है, और तुम्हारे जो पॉइंटिंग फिंगर्स है ना, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड जहां फाइंड आउट करने उसकी तरफ ओपन कर दो। ठीक है, सो तुम लोगों ने थंब ऊपर किया होगा, थंब ऊपर किया होगा। ठीक है, अभी मेरी जो उंगलियां हैं, हाथ है मेरा, ठीक है, पॉइंट पी कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो स्ट्रेच आउट, जैसे पंख खोलता है पक्षी वैसे तुम्हारे उंगलियों को खोल दो इस पी पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जहाँ पे वो भविष्यवाणियों की रेखा होती है वो अंदर की साइड में है या बाहर की साइड में है। थंब ऊपर करो फिर से एक बार, थंब ऊपर किया और पॉइंटिंग फिंगर्स यहाँ पे करोगे, तो मुझे बताना जो साइड है जहाँ पे हमारी रेखाएं लिखी होती है, भविष्यवाणियों की रेखाएं, दैट्स द इनसाइड पोर्शन ऑफ योर पाम, वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। अंदर की तरफ होगा, राइट। बाहर की तरफ कैसे आ सकता है, देखो हाथ मुड़ जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बाहर की तरफ कैसे आ सकता है। फर्स्ट टेक योर थंब इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड ओपन यूर फिंगर्स, फिंगर्स कहाँ लेकर जाना है, फिंगर्स इधर, चार बची हुई फिंगर्स इधर लेके आओ। तो ये अंदर वाला पार्ट कहाँ है, इनसाइड, तो हम डॉट लिखे या क्रॉस लिखे पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगी यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है, कोई गल नहीं, 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, जिसको ये समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो अगले वाला एग्जाम्पल में समझ ले खुद को। ठीक है, अगला वाला एग्जाम्पल यही करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेकर आते हैं हम। टेक द ब्लैंक पेज, यही पकड़ लो, ये ब्लैंक पेज है, बाद में मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहते कहीं पे भी। ठीक है, डायरेक्शन ही बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला आ गया हमारे पास, बस डायरेक्शन समझ के तो टॉपिक खत्म, समझो ये इधर ही खत्म हो जाएगा, बाकी बस वो टेक्निकलिटी बाकी रहेगी उसकी। लेट्स से कि करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और मुझे किसी ने कहा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पी पे कितनी होगी, वो तो फॉर्मूला से बता देंगे। डायरेक्शन बताओ, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, दो ही ऑप्शन है ना अपने पास, डॉट या क्रॉस। ठीक है, दोनों में से एक बताना है। क्रॉस मतलब निगेटिव जेड एक्सिस, डॉट मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, चलो, तो करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। टेक योर थंब, टेक योर थंब इन द डायरेक्शन, राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड लेना है, नहीं तो लेफ्ट हैंड से करते बैठोगे और बोलोगे नहीं सर उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है, अरे उल्टे हाथ से करोगे तो उल्टा ही आएगा फिर। टेक योर राइट हैंड, थंब ऊपर लेकर जाओ। ठीक है, और इस पॉइंट पी की तरफ तुम्हारे फिंगर्स को पॉइंट करो, थंब ऊपर ही होना चाहिए, थंब को पकड़ के रखो, थंब ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, और फिंगर्स को पॉइंट करो पी की दिशा में, थंब को उल्टा मत कर देना, और फिंगर्स इधर लेके आओ जिस डायरेक्शन में ये हमारा पी लाई कर रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ जो ओपन फेस ऑफ पाम है वो कहाँ लाई, कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है, पॉजिटिव जेड या निगेटिव जेड में है? यस दैट्स इट, यही चाहिए था। निगेटिव नहीं होगा बेटा, पॉजिटिव जेड होगा, ये डॉट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लेट मी ओपन द कैमरा एंड शो इट टू यू। और एक एग्जांपल लेते हैं, तो दो एग्जांपल में हमने पता कर लिया कि डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा, और इस हाथ को निकाल दिया जाए, और एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि करंट नीचे फ्लो हो रहा है, करंट नीचे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट पी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी। बताओ सभी लोग। निगेटिव जेड डायरेक्शन है, यस। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस। ठीक है, अच्छा अगर इतना समझ में आया है, तो अगर मैं वायर को ही जेड एक्सिस के अलोंग कर दूँ तो बता पाओगे क्या? ठीक है, चलो लास्ट एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। और एक एग्जांपल, ए बी, इस वक्त सी डी यहाँ पे। ठीक है, गौर से देखना कि मैंने कहा ये करंट है। ठीक है, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो करंट इज फ्लोइंग along this, so this is the direction of current I। ठीक है, और मैंने कहा एक्सिस भी दिखा देता हूँ ना तुम्हारे लिए, जेड एक्सिस ये एक्स होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो वायर कहाँ है, जेड एक्सिस के अलावा, दिस इज वायर। ठीक है, एक्सटेंड कर दूँ, ये वायर है जेड एक्सिस के अलावा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे बताओ। वेरी गुड। ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं दिया होगा कहीं पे। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा, वो बता देंगे कि करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे पॉइंट पी रखा है, यहाँ पे फिर पी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का कितना है। तो तुम्हें विजुअलाइज होना चाहिए कि करंट बाहर की तरफ है, सो यू विल टेक योर थंब इन आउटसाइड, फिंगर्स करोगे पी की तरफ, तो ये कैसे दिखेगा, तो यू टुक द थंब आउटसाइड, थंब यहाँ पे आ गया। ओके, एंड योर फिंगर्स केम लाइक दिस, तो ऊपर की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड
का डायरेक्शन हमें मिलेगा। ओके, एक लास्ट और, इसको अपन थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं, इस पॉइंट को इसके पास रखते हैं, एक ऊपर। बॉक्स दिस आल्सो। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल। सिंपल ही रखता हूँ उसको, ये तो विजुअलाइज करने के लिए दिया, अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है तो इतने शॉर्टकट से काम चलेगा क्या, देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ करंट, करंट है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर से ले लेते हैं करंट, ऊपर करंट लिखा है ताकि ये क्रॉस पता चले कि ये करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। सो करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बताओ, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ये बताओ। अंदर की तरफ थंब लेकर गए तुम लोग, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ थंब। ठीक है, पी की तरफ योर फिंगर्स। ठीक है, और अगर ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस अगर z रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस z है। ठीक है, ये प्लस z है। ठीक है, और ये x एक्सिस है, तो तुम्हारा पाम कहाँ आया, बाहर की तरफ आया ना, बाहर की तरफ आया मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़े। पॉजिटिव y डायरेक्शन इज योर आंसर। सर बाहर तो z होता है, नहीं बेटा z पे तो आएगी ही नहीं ना, करंट की डायरेक्शन में, और जहां पे पॉइंट है उस प्लेन में तो मतलब एक जेड प्लेन तो आंसर है ही नहीं, ये तो श्योर हो गया। ठीक है, आंसर बचा क्या, जब कभी कंफ्यूजन हो तब की बात कर रहा हूं, अगर क्लियरिटी है तो कोई जरूरत नहीं सुनने की, ये 2 पॉइंट्स। तो अगर जेड एक्सिस के अलोंग करंट है और एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा पोजिशन है उस पार्टिकल का या उस पॉइंट का, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y प्लस या माइनस y डायरेक्शन में ही आनी है आनी। तो राइट हैंड लगाया, अंदर की तरफ थंब लेकर गए। ठीक है, इधर तुम लोगों ने तुम्हारे फिंगर्स कवर किए, और जो ओपन फेस है वो अपवर्ड दिखा रहा है, इट इज शोइंग अपवर्ड्स, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए, हम अभी आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आई विल डू, ठीक है, सो रूल्स कैसे हैं देख लिया हमने, मतलब डायरेक्शन कहाँ होगा वो देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें सेमी इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा आसान होगा। अभी यहाँ से आगे हम थोड़ा सा फास्ट बढ़ सकते हैं। सो हेडिंग देखो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट लॉन्ग। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है मेरे पास। सो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर होने से हमारे पास जो फाइनाइट लॉन्ग वायर थी उसके एक्सप्रेशन को ये मॉडिफाई कर दे तो हमें इन्फाइनाइट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक बार डायरेक्शन चेक कर ले, क्या इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, क्या सही है, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या इस पॉइंट पी पे, एक बार चेक करके बताओ। थंब लेकर जाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, टेक योर फिंगर्स हियर। सो ओपन फेस नीचे फेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार बताओ बच्चों, चेक किया, क्रॉस आएगा, यस। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अंदर की तरफ होगी। अच्छा ठीक है, हमें वो नहीं जानना है, हमें उसका फॉर्मूला जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एंगल यहाँ पे फाइनाइट जब वायर थी इतना था। ठीक है, इन्फाइनाइट का मतलब क्या है, एंगल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ये काफ़ी इन्फाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये एंगल मैक्सिमम कितना बनेगा, 90 डिग्री। नीचे की तरफ कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी तक होगा इतना लंबा वायर, तो अगर नीचे कन्याकुमारी लग गया तो यू टर्न बाय 90 डिग्री, उससे ज़्यादा थोड़ी ना टर्न करोगे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो तुम्हारे
आई साइड से वो 90 डिग्री टर्न करने पे इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसलिए अपन यहाँ पे θ1 और θ2 जो है 90 डिग्री पुट करेंगे। साइन 90 1 होता है, सो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। तो फाइनली यू विल पुट दिस टू गेट द आंसर न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी। मतलब क्या है, आर ले लो या डी ले लो, इसका पोजिशन है वो इस पॉइंट पी का वायर से, ठीक है। 4 पाई डी 1 + 1 दैट बिकम 2, तो न्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, 2 को काट दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। तो आंसर इज न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए एक्सप्रेशन हमें मिल गया। सिमिलरली हम अभी क्या करते हैं, सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करते हैं। सेमी इनफाइनाइट क्या होगी, ये फाइनाइट उसका एंड होगा, यहाँ से जो वायर चलेगी कश्मीर तक चलती ही रहेगी, ठीक है। सो महाराष्ट्र से लेकर ये कश्मीर तक की वायर है। सो फाइनाइट एंड और दूसरा इनफाइनाइट एंड है, ठीक है। तो क्या करना है यार, अभी ये पॉइंट पी है विच इज एग्जैक्टली अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू दी वन एंड, यहाँ पे है। तो थीटा, एक थीटा क्या हो गया, एक थीटा 0 हो गया, यहाँ से पी का इस एंड से एंगल कितना 0, ठीक है। दूसरा एंड भाई साहब जा रहे हैं कश्मीर, इन्फानाइट है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। सो एक 0 एक 90 डिग्री, एक 0 एक 90 डिग्री, 0 + 1 इज 1। तो आंसर इज न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। फाइनाइट वायर का अगर एक्सप्रेशन याद है, समझ में आया होगा, फिर उसके बाद इन्फानाइट और सेमी इन्फानाइट इट जस्ट सिंपल थिंग टू डू, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं अभी, लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बेस्ट कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, बच्चों ट्राई करो इस एग्जाम्पल को, पढ़ते हम साथ साथ करते हैं। पहला एग्जाम्पल सो आई शुड सपोर्ट यू। पहले एग्जाम्पल में क्या बताया है, द मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हो, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखा हो, मीनिंग सेम होता है, ठीक है। So magnetic induction at a point P which is at a distance 4 cm from a long current carrying wire is 10 to the power minus 8 Tesla. The field of induction at a distance 12 cm from the same current would be. तो किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, तो पहले हम वायर दिखा देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये वायर, उसमें से कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है वो नहीं दिया है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कहीं एक साइड पे ले लो 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट पी है, ठीक है। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो गिवन है 10 to the power minus 8 टेस्ला, ठीक है। हमें क्या पूछा है, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, वही साइड पे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो 12 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे मान लेते हैं, वो पॉइंट मान लेते हैं क्यू। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा है, ठीक है। हमें करंट पता नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम B1 मान लेते हैं, इसको अपन B2 मान लेते हैं। तो 12 सेंटीमीटर दूरी पे कितने मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर 4 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हमें एक्सप्रेशन पता है, हमें एक्सप्रेशन पता है, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, और फिर उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्या फॉर्मूला है बच्चों अपने पास, B इज इक्वल्स टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सर ये कहाँ से लाया आपने फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला लाया ये यहाँ से, ये ठीक है। ये किसका एक्सप्रेशन होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो, अ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट पी विच इज डिस्टेंस फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, फ्रॉम अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, बाय डिफॉल्ट वो इनफाइनाइट वायर है ऐसा मानकर चलते हैं। सो इनफाइनाइट वायर है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर भी जा रही है नीचे जा रही है, उसका एक्सप्रेशन क्या है हमने अभी जस्ट पढ़ा, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि दो सिचुएशन को अपन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो दोनों सिचुएशन के लिए न्यू नॉट आई और 2 पाई कांस्टेंट होगा। सो कैन वी से हियर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और तुम लोग सीधा ऐसा कर दो B1/B2 इज इक्वल्स टू R2/R1, ठीक है। बाकी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इसी करंट की मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो दोनों सिचुएशन के लिए ये टोटल टर्म कांस्टेंट हो गई, तो हम रिलेशन लगा सकते हैं, यस। तो B1 पता है हमें 10 to the power minus 8 है, B2 फाइंड आउट करना है, R2 गिवन है 12 सेंटीमीटर, R1 है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है
सो B2 इज कमिंग आउट टू बी 1/3 इंटू 10⁻⁻8 विच इज़ नथिंग बट 3.33 कर देते हैं और ये एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो -8 को -9 कर देते हैं। अगर मैं 0.333 लिखता, ठीक है, कैलकुलेशन समझते हो, चलो इतना भरोसा तो रख सकते हैं हम। हमारा आंसर कौन सा सही है फिर? ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। कितना टाइम हमारे पास है? बहुत सारा टाइम। इस क्वेश्चन में क्या है, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, वहां से लिख लेना। अभी बस तुम रफ पेज पे कैलकुलेशन मेरे साथ करते चलो, सिर्फ देखो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में? A current I is flowing in a conductor of length L, magnetic induction at a point a distance L/4 from its center will be। हाँ, कल मैं ये प्रीवियस ईयर क्या कह रहा हूँ, अभी जो 2021 की नीट की एग्ज़ाम हुई है, दोपहर तक वो अपलोड हो जाएगा। थोड़ा एडिटिंग बाकी था, उसका इंट्रो और आउट्रो एडिट कर रहा था मैं, तो कल अपलोड नहीं हो पाया वो। तो टुडे आफ्टरनून यू चेकआउट, टेलीग्राम के ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे देखते हैं, अभी हमें L/4 डिस्टेंस पे, एट अ डिस्टेंस L/4 इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा है। और बाकी की चीज़ें गिवन है, ये फाइनाइट लेंथ की वायर है, ये फाई एंगल है उसके, L/4 दूरी पे पॉइंट P है, एक एंड से उसका डिस्टेंस भी दिया है √5 L/4, और हमें पूछिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट P पे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है फाइनाइट वायर का, वो फॉर्मूला लिखते हैं। μ0I डिवाइडेड बाय 2πr, और एंगल्स कहाँ से गिवन है? तो पॉइंट P से गिवन है, तो साइन के टर्म में लिखे या कॉस के टर्म में हमने फॉर्मूला लिखना चाहिए? सो साइन फाई प्लस साइन फाई, ऐसा होगा, साइन फाई प्लस साइन फाई। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा ये? μ0, आई की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं, और पूछी भी आई के टर्म में ही है, आई डिवाइडेड बाय 4π। ये आर कितना लिखूं बेटा मैं इस ज्योमेट्री में देखते हो? मुझे आर बताओ, क्या वो L/4 लिखूं, L/2 लिखूं, या √5 L/4 लिखना चाहिए? हाँ, इसका डिस्टेंस लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट P फ्रॉम द वायर, वो कितना है? L/4। तो दिस विल कम आउट टू बी L/4, दिस इज L/4। ठीक है, अच्छा, फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ये वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्रायंगल से निकालो, बताओ मुझे साइन फाई कितना होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट में कितना है? L/2, हाइपोटेनियस में कितना है? √5 L/4। तो साइन फाई यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, साइन फाई इज इक्वल्स टू अपोजिट में L/2 बेटा, और हाइपोटेनियस में कितना है? √5 L/4। तो ये L तो कट हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये √5 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। सो 2/√5, सो दिस इज 2/√5 प्लस 2/√5। ओके, ऑलराइट, तो जोड़ दो उन दोनों को, रीअरेंज करो टर्म्स, और फाइनली आंसर क्या आएगा देखते हैं। सो B इज इक्वल्स टू, ये 4 और 4 कट हो गया। ठीक है, ये हो गया μ0I डिवाइडेड बाय πL, अंदर क्या होगा? ये कितना होगा? 2 + √5 + 2 + √5, 4/√5। ठीक है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन लग रहा है ये? ऑप्शन ए। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या वैल्यूज कैसे पुट करनी है वो हमने आज सीखा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। नाउ यू ट्राई दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो। देखिए इसको, चलो, वायर कैसी है? फाइनाइट है, इनफाइनाइट है? वायर तो फाइनाइट है। ठीक है, पॉइंट कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा है, एग्जैक्टली एक एंड के सामने। ठीक है, ऑल राइट, एंगल्स कैसे गिवन है? ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। ठीक है, तो हम साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं और कॉस के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो दोनों अपन फॉर्मूला लिखते हैं। B इज इक्वल्स टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो θ1 θ2 मैंने क्या पुट करने चाहिए? ठीक है, क्या क्या गिवन है वायर का? अच्छा कुछ नहीं, μ0 के टर्म में लिखना है I डिवाइडेड बाय 4π।
ये आर को कितना लिखना चाहिए हमने, वो होगा एल, ठीक है। अंदर आते हैं, यस। थीटा वन को क्या लिखूं मैं, 60, 90, 30, क्या होगा? थीटा साइन के टर्म में लिखेंगे, मतलब पी पॉइंट के पास वाले एंगल्स देखने हैं। तो एक एंगल ए से जोड़ोगे तो वो 0 डिग्री आएगा, बी से जोड़ोगे तो वो कितना आ रहा है, 60। तो यू विल राइट साइन 0 प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक आंसर आ जाएगा। कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो ये कितना आएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πl, साइन 0 इज 0, साइन 60 डिग्री इज √3/2। तो फाइनली इसका आंसर कैसे दिखेगा, न्यू नॉट आई √3 आगे लिख देते हैं, √3 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 2 8πl, ठीक है। सर वो कॉस वाले से निकाल के दिखाओ। कॉस वाला अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इफ यू यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस, बी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4π, ये आर क्या होगा, ऑब्वियसली वो पॉइंट की डिस्टेंस एल। थीटा 1 क्या होगा, अभी जब अपन कॉस के टर्म में लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से और यहाँ से एंगल देखना है। एक एंगल कितना है 90 और एक एंगल कितना है 30। सो साइन साइन कहाँ से, कॉस। तुम पूछो सर मैं थीटा 1 92 लूँ या थीटा 2 90 लूँ, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, ऐड ही तो करना। सो कॉस 90 प्लस कॉस 30, तो ये कितना आ रहा है, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πl कॉस 90 0 और अगेन कॉस 30 √3/2। यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, √3 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 2 जाइए 8π, ठीक है। सो विच एवर वे यू गो यू गेट end up with the same result. You use either this or this, you getting the same result here. Okay, है क्या लेकिन ये ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके चलो, तो आज एग्जाम है, रिकॉर्डिंग के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कल के लेक्चर में करेंगे। क्या होगा कल के लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। सर्कुलर लूप के कारण सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और सेगमेंट्स ऑफ सर्कल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो बायट-सेवर्स लॉ में इतना ही होगा, और डिफरेंट केसेस हम कल के लेक्चर में बच्चों कवर करेंगे।